अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग ठीक ठाक हैं और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मैंने ग्रुप में आप लोगों को कोर्स का जो आउटलाइन है वो भी भेज दिया है, और एग्जाम्स की डेट जो डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट है। एक्सेप्शंस आर देयर कि इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो भी आप लोगों को मैंने शेयर कर लिए, ताकि आप लोगों को एक रैंडम सा आइडिया हो जाए कि हमारा मिड एग्जाम कब होगा, फाइनल एग्जाम कब तक होगा, और मॉड्यूल में आगे हमने क्या क्या चीजें हमने डिफरेंट जो है सेशंस के अंदर डिस्कस करनी है। वो भी एग्जैक्टली ये होता है कि सेशंस हमने लिखे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस सेशन में हम वही चीजें पढ़े। समटाइम हमारे पास टाइम ज्यादा होता है तो हम कोई दो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। समटाइम हमारे पास जो है टाइम इस तरह से होता है कि एक कोई टॉपिक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको हम प्रोलॉन्ग कर जाते हैं। लेकिन ये है कि जितना हमने लिखा होता है कि एवरेज जैसे हमारा मिड तक के जितने टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, मिड तक हमने वो सारी चीजें कवर कर लेनी होती हैं। और उसी तरह से फाइनल में तो खैर सारी चीजें ही इंक्लूडेड होती हैं, तो इसलिए इतना अ, कोई सेग्रीगेशन की इतनी खास जरूरत नहीं होती। हमारी रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू देके फिर मैं आज के टॉपिक पे आती है, जो हम पेशेंट के डेमोग्राफी के लिए देखेंगे। जिन लोगों ने जो है चीजें मिस भी कर ली होंगी, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट हमने देखा था कि क्या चीजें होती है। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट या आरसीएम इज द प्रोसेस ऑफ process used by healthcare system in United States and all over the world to track the revenue from patient from their initial appointment or the encounter with the healthcare system to their final payment of the balance. It is normal part of the healthcare administration. पेशेंट की अपॉइंटमेंट से लेके उसकी रिम्बर्समेंट तक के इनकाउंटर का मतलब होता है पेशेंट का चेकअप जो होता है। सारे स्टेप्स जो हैं वो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में जो होते हैं शामिल होते हैं। हम अगर देखें कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में पेशेंट की अपॉइंटमेंट जो होती है, फर्स्ट फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज जो होती है वो पेशेंट की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन हर हर दफा जो है पेशेंट की अपॉइंटमेंट नहीं होती, पेशेंट इमरजेंसी में भी आता है बगैर अपॉइंटमेंट के। पेशेंट अपॉइंटमेंट फोन कॉल के थ्रू, ऑनलाइन वेब पोर्टल्स के थ्रू या पीएचआर एप्स के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है। जब अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है तो पेशेंट अपनी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करता है उसके अंदर, और जो ट्रीटमेंट उसने लेना है उस सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करता है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर ऑफिस अगर वीओबीज उसकी कर रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट ले रहा है, तो वो उसकी जो है वो डिटेल्स जो है वो चेक करके ये देख लेगा कि सर्विसेज उसकी जो है, जो सर्विसेज पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो सर्विसेज उसकी इंश्योरेंस कवर कर रही है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो प्राइमरी है, और उसकी इंश्योरेंस जो है वो जो है वो एक्टिव भी है डेटो सर्विस के लिए। इसके अलावा पेशेंट अगर डॉक्टर ऑफिस विजिट करता है तो उसमें भी सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में अपनी जो है वो इंश्योरेंस कार्ड और अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इंश्योरेंस कार्ड में वो उसकी एलिजिबिलिटी ही देखते हैं कि इंश्योरेंस उसकी एक्टिव है, इंश्योरेंस उसकी जो है डिटेल्स बाकी सारी चेक करते हैं। तो हमारे रेवेन्यू साइकिल का फर्स्ट स्टेप तो एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन ही होता है, क्योंकि उसी से कंफर्म होता है कि रेवेन्यू आपको जनरेट होएगा कि नहीं जनरेट होगा। उसके बाद रेफरल और ऑथराइजेशन ऑप्शनल होते हैं, हर केस में हर सिनेरियो में रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन जहां रिक्वायर्ड होते हैं वहां पे इसी स्टेज के ऊपर पेशेंट अगर रेफर करा के आया हुआ है किसी से प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ से, जैसे ओपीडी में हम रेफर करके जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास, तो रेफरल यहाँ पे सबमिट होगा। रेफरल यहाँ पे डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर हमेशा ओपीडी का या प्राइमरी केयर फिजिशियन का रेफरल इसलिए देखता है कि इनिशियल ट्रीटमेंट का उसको डिटेल पता चल जाए और वहां के फाइंडिंग्स जो है वो भी पता चल जाए, ताकि उसको एक डायरेक्शन मिल जाए। इसके अलावा प्रायर ऑथराइजेशन अप्रूवल होता है, जो कि इंश्योरेंस से डॉक्टर को चाहिए होता है कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। ऑथराइजेशन को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। पेशेंट का विजिट होता है। पेशेंट के विजिट के अंदर क्या होता है, पेशेंट का विजिट ही है बेसिकली, पेशेंट आ चुका है तो पेशेंट अपना डेमोग्राफिक फॉर्म फिल करेगा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा, या तो किसी पेपर के ऊपर अगर वो लिख रहे हैं तो पेपर के ऊपर फिल करेगा, नहीं तो जो ज्यादातर वहां पे आईपैड्स डॉक्टर ऑफिस में मौजूद होते हैं तो आईपैड्स में वो जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। अगर आईपैड्स में इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो उसका मतलब है कि ईएचआर सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली उसका डाटा जा रहा है। और उसके अलावा जो पेपर फॉर्म में अगर लिख रहा है तो उसको भी पेपर फॉर्म में यहाँ पे बिलिंग कंपनीज में भेजने के लिए स्कैन के थ्रू जो है वो भेजा जाता है। स्कैन करके जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, एफटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके थ्रू भेजा जाता है। एट द टाइम ऑफ विजिट एक स्मॉल अमाउंट जो है पेशेंट ने जमा भी करानी होती है, पर्ची फीस कह दो, टोकन फीस कर दे तो उसको कोपे कहते हैं। कोपे अगर वो वहां पे जमा करा देता है तो कोपे भी यहीं पे जमा हो जाती है, नहीं तो वो ओ करके जाता है या ड्यू करके जाता है तो फिर कोपे के लिए पेशेंट को बाद में बिल किया जाता है। एग्जाम का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो कि पेशेंट का डॉक्टर ने किया है, चेक किया है उसको, और उसमें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक हमने देखा था कि बीमारियां हैं, आईसीडी कोड जो उसमें आ रहे थे,
3 to 7 कैरेक्टर के अल्फान्यूमेरिक कोड से जो तमाम बीमारियों को, डिसऑर्डर को जो है वो शो करते हैं, जिसको WHO बनाता है, वो डायग्नोस्टिक थे। और प्रोसीजर तमाम ट्रीटमेंट थी, जिसको CBT कोड कह रहे थे, 5 कैरेक्टर्स कोड थे। और इसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बनाता था। और ये सारे ट्रीटमेंट की कोड थे, ये जब हमने कोडिंग को पढ़ा था उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद जो है बिलिंग कंपनी, डॉक्टर क्या कहता है, बिलिंग कंपनी में डाटा भेजता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने कहा था कि आईपैड पे अगर एंटर किया या डिफरेंट स्क्रीन पियोस लगे हुए हैं, वहां पे एंटर किया है, तो EHR सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। EHR सॉफ्टवेयर का यूजर नेम पासवर्ड जो है बिलिंग कंपनी के पास भी होता है, वो लॉग इन करके वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। EHR से इंटरफेस बना के डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे। मैंने आपको EHR बताया था, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें सॉफ्ट फॉर्म में डाटा स्टोर होता है पेशेंट का। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो है इंटरफेसेस, ये होता है कि EHR सॉफ्टवेयर से डाटा इंपोर्ट करने का करते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो होता है जो जहाँ पे बिलर जो है बिल एंटर करता है या डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके अलावा FTP होते हैं सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू जो है एक्सेल, PDF या वर्ल्ड की फाइल्स अटैच की जाती हैं। बेसिकली ये सारे मीडियम जो हैं वो सिक्योर मीडियम्स होते हैं, तो उनको यूज कर किया जाता है इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए। जैसे हमने हिपा में देखा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, PHI की सिक्योरिटी मेन जो है हमारा कंसर्न होता है, क्योंकि US के लॉ के अम्ब्रेला के अंदर ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री काम कर रही होती है, इसलिए हमें भी इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। फिर उसके बाद जब ये डाटा जो है बिलिंग कंपनी में रिसीव हो जाता है, तो बिलिंग टीम क्या करती है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो है, डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर में डेमोग्राफिक एंटर करके करती है। और उसके बाद जो बिल की इंफॉर्मेशन आई होती है, जो प्रोसीजर वगैरह होता है, सर्विसेज की डिटेल, वो सुपर बिल में आई होती है, सुपर बिल से देख के बिल एंटर करती है। उसको क्लेम क्रिएशन, क्लेम एंट्री, चार्ज कैप्चर करना कहते हैं। यानी एक बिल क्रिएट किया उसने इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद जब बिल क्रिएट हो जाता है, तो इंश्योरेंस का क्लेम सबमिट होता है इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के लिए EDI का होना जरूरी है। EDI होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू जो है डायरेक्ट सबमिशन होती है, डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर से इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर में क्लेम चला जाता है। और इनडायरेक्ट सबमिशन में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसको क्लियरिंग हाउस कहते हैं। ये बेसिकली फिल्टर आउट करता है क्लेम्स के अंदर कोई एंट्री लेवल के एरर्स वगैरह हैं, तो वहीं से रिसेंट वापस वो प्रोसेस किए बगैर भेज देता है, कि ताकि इसको सही करके भेजा जाए और ये प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए, बनिस्बत इसके इनके इंश्योरेंस के पास जाके गलत क्लेम जो है वो पे ना। और उसके बाद पेपर फॉर्म में ये होता है कि जब हमने अपने सॉफ्टवेयर में बना दिया होता है क्लेम, तो बैकएंड पे जो है UB04 और CMS 1500 दो तरह के फॉर्म होते हैं जिसमें क्लेम सेव होता है। उनको निकाल के हम लोग इंश्योरेंस को फैक्स कराते हैं या पोस्टल एड्रेसेस पे भिजवाते हैं। ज्यादातर पोस्टल एड्रेस पे हमारी US टीम भिज जाती है। पाकिस्तान से जो है वो पोस्टल एड्रेसेस पे क्लेम नहीं जाते। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि फैक्स नंबर, जो इंश्योरेंस के फैक्स नंबर है, यहाँ से फैक्स करते हैं। उसके बाद ये होता है कि दायरा है, हमने जैसे कि देखा कि क्लेम के अंदर कोई एरर वगैरह एंट्री लेवल के, तो क्लियरिंग हाउस के पास जाएंगे, तो क्लियरिंग हाउस ही उसको बगैर एक्सेप्ट किए रिटर्न कर देगा। उसको रिजेक्शंस कहते हैं। क्लियरिंग हाउस की रिजेक्शन क्लियरिंग हाउस रिजेक्शन या फर्स्ट लेवल रिजेक्शन कहलाती है। और क्लियरिंग हाउस से गुजर के अगर इंश्योरेंस तक पहुंची है, लेकिन इंश्योरेंस ने उसको वापस रिटर्न कर दिया है, तो वो सेकंड लेवल रिजेक्शन या पेयर लेवल, पेयर हम इंश्योरेंस को कह रहे हैं, इंश्योरेंस ही पे करती है, तो इसलिए इंश्योरेंस को पेयर भी कहते हैं। पेयर लेवल रिजेक्शन है। और डायरेक्टली जो क्लेम हमने पेपर सबमिट कराया था या डायरेक्ट सबमिट कराया था, वापस रिटर्न हो जाता है, तो वो डायरेक्ट रिजेक्शन होती है। क्लेम जो ठीक होते हैं, जिनके अंदर कोई एरर नहीं होता, इंश्योरेंस उसको एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और उनको पे भी कर देती है। पेमेंट भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और पेपर दो तरह से आती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पेमेंट आती है ERA के थ्रू। ERA पेमेंट जो होते हैं, हमारी प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में सारी पेमेंट की डिटेल होती है, और डायरेक्टली ट्रांसफर भी डॉक्टर के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली होती है पेमेंट। तो उसका सारा डिटेल भी हमारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ चुका हुआ होता है। हम जस्ट बटन क्लिक करते हैं, खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन जो होती है पेशेंट्स में जाके, उनकी डेट्स में जाके जो है वो सिंक हो जाती है। लेकिन अगर क्लेम हमने पेपर फॉर्म में सबमिट कराया था, यानी EDI सेटअप नहीं थे, तो EDI सेटअप नहीं है, तो पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ सकती उस इंश्योरेंस की। तो वो एक पेपर चेक, क्रॉस चेक जो इशू करती है डॉक्टर को, डॉक्टर जाके अपने बैंक में जाके जमा कराता है, और बैंक उसको जो है वो कैश करता है। 48 बिजनेस आवर्स होते हैं कैश कराने के लिए। कैश कराने के बाद जो पेमेंट की डिटेल उसके पास आती है, जिसको हम EOB कह रहे हैं, EOB सारी जो होती है वो भेजता है वो स्कैन के थ्रू, जहाँ पे हमने देखा था FTPs के थ्रू जो है वो बिलिंग कंपनी को। फिर बिलिंग कंपनी चेक की डिटेल पहले बनाती है, फिर एक एक पेशेंट में जाती है, एक एक डेट में जाती है, उनके एक एक CPT में जाके जो है वो अमाउंट एंटर करती है कि कितना कितना पे हुआ है।
समटाइम्स ये होता है कि इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करती है लेकिन रिफ्यूज कर देती है पे करने से, तो वो डिनाइल होते हैं और उन पे करेक्टिव एक्शन लेने को हम डिनाइल मैनेजमेंट कहते हैं। डिनाइल मैनेजमेंट में काफी डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। एआर फॉलोअप होता है अकाउंट रिसीवेबल फॉलोअप, जितने भी आउटस्टैंडिंग क्लेम अभी तक पे नहीं हुए होते या हमें उनकी पेमेंट रिसीव नहीं होती है, रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता, उनको ट्रैक करना, उनके ऊपर जो है ट्रैक करने के बाद जो भी हमें रिक्वायर जो चीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एआर फॉलोअप कहते हैं। और रेवेन्यू साइकिल एंड होता है पेशेंट बिलिंग के ऊपर। पेशेंट बिलिंग क्या होता है कि अगर क्लेम इंश्योरेंस में प्रोसेस करके पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है, तो पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक और इंश्योरेंस ले लेता है, जिसके लिए जिसको हम सेकेंडरी इंश्योरेंस कहते हैं। पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस हो और सेकेंडरी इंश्योरेंस एक्टिव हो तो हम पेशेंट को बिल नहीं करते, बल्कि सेकेंडरी इंश्योरेंस को जो है वो लाइबिलिटी बिल करते हैं जो बची भी होती है। अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं होती तो पेशेंट को बिल करते हैं। ये हमारा रेवेन्यू साइकिल पूरा का पूरा था। हमने आज देखना है डेमोग्राफिक, जहां पे हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक में हमने कहा कि पेशेंट का डेमोग्राफिक या पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो होता है जिसमें पेशेंट की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेमोग्राफिक में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? पेशेंट के डेमोग्राफिक में वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जिससे पेशेंट आइडेंटिफाई हो सकता है। उसका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर वैसे नंबर होता है जैसे हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल का एड्रेस, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन सारी, ये डेमोग्राफिक फॉर्म है। डेमोग्राफिक फॉर्म की कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होती, लेकिन डेमोग्राफिक फॉर्म में इन्फॉर्मेशन वही होती है। समटाइम्स हमें बिलिंग जब भेज रहा होता है डॉक्टर तो ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस कार्ड स्कैन करके दे देता है, उसमें से भी ऑलमोस्ट हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। पेशेंट के डेमोग्राफिक में पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन होगी, रेफरिंग प्रोवाइडर कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कौन पे कर रहा है, अगर पेशेंट खुद पे कर रहा है तो उसके सारी डिटेल लिखी होती है, इंश्योरेंस पे करती है तो इंश्योरेंस की डिटेल लिखी होती है, अगर कोई गारंटर पे कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, पेशेंट से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें। जब हमारे पास डेमोग्राफिक आता है तो वहां से हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कोलैबोरेट एमटी का एक स्क्रीनशॉट है। इस सॉफ्टवेयर का नाम कोलैबोरेट एमटी है। इसमें हमने खोला, हमने अपना डेमोग्राफिक फॉर्म खोला, वहां से लास्ट नेम पहले एंटर किया, फर्स्ट नेम किया, मिडिल इनिशियल, यूएस में नाम लिखने का यही तरीका है। जेंडर सिलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डे और 4 डिजिट फॉर ईयर। ये पैटर्न हम लोग डेट का यूज करते हैं यूएस के अंदर। उसके बाद पेशेंट का एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, फोन नंबर्स हो गए, ईमेल एड्रेसेस हो गए, स्टेट, जिप कोड, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई होती है वहां से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि इंश्योरेंस प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस की का आईडी, इंश्योरेंस का नाम लिखते हैं, उसका आईडी लिखते हैं, कोपे वगैरह की डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इफेक्टिव डेट के इंश्योरेंस कब से स्टार्ट हुई है और कब एंड होगी ये जरूर लिखते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करके हमने, हमारा मेन मुद्दा यही होता है कि हमने देखना होता है कि इंश्योरेंस एक्टिव है, कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई होगी, और इंश्योरेंस सर्विसेज को कवर कर रही है, इंश्योरेंस प्राइमरी है, ये सारी चीजें हमने देखना लाजमी होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो मैंने बता दिया। टर्शरी का मतलब है कि तीसरी इंश्योरेंस ली हुई है, कहीं पे टर्शरी लिखा होता है और किसी सॉफ्टवेयर में अदर इंश्योरेंस का ऑप्शन लिखा होता है। सब्सक्राइबर वो होता है जिसके नाम पे पॉलिसी होती है। अगर पेशेंट इंडिविजुअल है तो उसके नाम पे पॉलिसी है तो सब्सक्राइबर वही होगा जो पेशेंट है, तो हम वहाँ पे सेल्फ सेल्फ सेलेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट की ग्रुप इंश्योरेंस है और उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई बीमार है तो सब्सक्राइबर जिसके नाम पे पॉलिसी है उसकी डिटेल जाएगी सब्सक्राइबर की बॉक्स में, और डिपेंडेंट जो पेशेंट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लेम के अंदर जा रही होती है। गारंटर की इंफॉर्मेशन वहां पे उन तमाम ट्रांजेक्शन में जाती है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्सिबल जो है वो पेशेंट ना हो सकता। वो पेशेंट या तो माइनर हो, 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो, या फिर जो है वो 80 साल से ज्यादा का बुजुर्ग आदमी हो, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से ही कर सकेगा। तो इसलिए जो है वो गारंटर की इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है। इंश्योरेंस की जो एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं, जिसमें जैसे हमने जिक्र किया कि प्राइमरी इंश्योरेंस है, प्राइमरी है, एक्टिव है, इफेक्टिव और टर्मिनेशन डेट लिखते हैं। और ये ईएचआर सॉफ्टवेयर से भी चेक हो जाती है, कुछ प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से भी चेक होती है, इंश्योरेंस के पोर्टल पे भी जाती है, और आईवेयर के थ्रू भी ये चेक होती है एलिजिबिलिटी। एक सही डेमोग्राफिक में इंफॉर्मेशन जरूरी इसलिए है कि बिलिंग प्रोसेस जो है इनिशिएट करता है ये। अगर पेशेंट के डेमोग्राफिक के अंदर इंफॉर्मेशन ही गलत होगी तो डेफिनेटली जो है क्लेम इंश्योरेंस तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टैली नहीं करेगी तो इन्फॉर्मेशन जाएगी ही नहीं। उसके अलावा अगर हमने पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, यानी पेशेंट बिलिंग करनी है, पेशेंट को कॉल करना है या पेशेंट से किसी तरह से कम्युनिकेट करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगी तो पेशेंट सोचेगा कि हम कोई फेक कॉलर्स उसको जो है वो, और कांटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। फेक कॉलर तो सोचना एक अलग बात थी, हम उसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो है
एग्जैक्टली पेशेंट का सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो सही नहीं होगी, तो जाहिर है हम उसको कैसे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक बीओपी है, मैं इसको भी ऐड कर लेती हूँ। ये इंश्योरेंस के पोर्टल से हम लोगों ने जो है वो ऐड किया हुआ है इंश्योरेंस का। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही है बीओपी? जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है ना कि स्क्रीन शेयर होते वक्त जरा सही से शेयर नहीं हो रही होती। अच्छा, ये वीओबी है, ये इंश्योरेंस के पोर्टल से ली हुई वीओबी है। जो हम कहते हैं ना कि एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंश्योरेंस पोर्टल, इस पोर्टल का नाम अवेलिटी है। इसको लॉगिन करने का तरीका भी बताया हुआ है कि ऐसे यूजर ने पासवर्ड लगाया हमने तो ये लॉगिन हो गया। उसके बाद हम लोग गए हैं जी एलिजिबिलिटी सेक्शन में। एलिजिबिलिटी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेक्शन है, होम आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है। नीचे हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। अगर हमने एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो हम पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। क्लेम की पेमेंट वगैरह चेक करनी है तो यहाँ पे पेमेंट, क्लेम का स्टेटस पेमेंट चेक करेंगे तो इसमें जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल हमें एलिजिबिलिटी पे फोकस है तो एलिजिबिलिटी चेक की हमने। उसके बाद हमने इंश्योरेंस, यहाँ पे मल्टीपल इंश्योरेंस होती है। कुछ इंश्योरेंसेज ऐसी होती हैं कि कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं कि जो स्पेसिफिक इंश्योरेंस का ही पोर्टल होता है। और कुछ पोर्टल जैसे अवेलिटी है, नविनेट है, इसमें मल्टीपल इंश्योरेंसेज होती हैं। जितनी मर्जी डॉक्टर की एनए ऐड कराई हो, मतलब मल्टीपल इंश्योरेंसेज होती हैं। तो उस इस यहाँ से हमने पेयर में इंश्योरेंस सेलेक्ट की है। उसके बाद हमने डॉक्टर की इंफॉर्मेशन सारी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने अपनी जो है जिस डेट ऑफ सर्विस पे, डेट ऑफ सर्विस जरूर लिखते हैं कि जिस पे हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक डेट पे देखना होता है कि इंश्योरेंस एक्टिव है या इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है। तो वो चाहे तो सीपीटी वगैरह की डिटेल भी डाल सकते हैं कि ये सर्विसेज भी कवर होनी है, तो वो डिटेल बता देगा। इंश्योरेंस एक्टिव होगी तो ये देखें, ये ग्रीन सा आ रहा है तो उसका मतलब है इंश्योरेंस एक्टिव आ रही है, वो सारी डिटेल्स पेशेंट की बता रहा है। नीचे देखें छोटे छोटे रेड भी आ रहे हैं, इनमें अगर इंश्योरेंस एक्टिव ना हो तो वो जो पेशेंट की डिटेल आती है वो रेड रेड से बॉक्स में आती है। यहाँ पूरी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। पेशेंट का फुल नाम आ गया, एड्रेस आ गया, उसकी इंश्योरेंस की आईडी आ गई, उसका एड्रेस वगैरह आ गया। आगे बाकी चीजें आ गई हैं, अलग कोई अगर ये पेयर लिखा हुआ है, अदर पेयर, यहाँ पे अगर हम देख रहे होते हैं कि कभी कभी इंश्योरेंस हमारे पास जो होती है वो प्राइमरी नहीं होती, तो यहाँ पे अदर के बजाय यहाँ पे लिखा होता है प्राइमरी पेयर और आगे लिखा हुआ होता है कि कौन सी इंश्योरेंस प्राइमरी है, ये सेकेंडरी इंश्योरेंस है, ये सारी डिटेल हम निकालना चाहे तो ये इंश्योरेंस के कार्ड वगैरह भी निकाल सकते हैं, ये सारी डिटेल। सॉरी। ये व्यूबीज आप लोग खुद भी देख लेना, आप यहीं पे प्लेस कर रही हूँ, जो आज का लेक्चर होगा उसी के अंदर प्लेस कर रही हूँ, उसको खोल के आप लोग ना डिटेल में इस व्यूबीज को भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन किस तरह से गिवन होती है। ये सारी चीजें आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आप लोग जितना डिटेल में इसको जो है, आप लोगों में से बाकी लोगों लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ ले। मेरे ख्याल से नेट वगैरह कोई फ्लक्चुएट किया है या कोई इशू है। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है? सॉरी, जो आप लोग आपने क्वेश्चन लिखा है मैम, मैम पेपर से आगे मुझे क्या समझ आएगा कि पेपर से क्या? जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं प्लीज आप थोड़ा सा क्लियरली पूछेंगे ताकि मुझे
हम लोगों के जब एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म या फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो ज्यादातर मैं क्या करती हूँ कि ये जो मॉड्यूल्स हमारे लिखे हुए थे 20 डेज वाले, वो बीच में से दो टॉपिक्स भी कभी कभी कवर अप हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं, तो हम बीच में से मार्जिन रखती हूँ, मैं 2 दिन का मार्जिन रखती हूँ। हम एग्जाम्स जो हमारे मिड एग्जाम्स होते हैं उससे भी 2 दिन पहले ज्यादातर, या एक दिन पहले चीजों को रिवाइज करते हैं। उसी तरह से फाइनल एग्जाम से पहले भी हम लोग पूरा का पूरा ओवरव्यू रखते हैं, सारा का सारा सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ईओबी होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, किसी ने ईओबी का पूछा था, मैं यहाँ पे ना ईओबी भी ऐड करती हूँ। एक मेरे पास ईओबी का वो पड़ा है। एक होती है वीओबी और एक होती है ईओबी, दोनों के अंदर होता है फर्क। वीओबी का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट, जिसके अंदर हम तो अभी हमने क्लेम सबमिट नहीं कराया हुआ, उससे पहले ही हम इंश्योरेंस को भेज रहे हैं जी वीओबी। ये डिनाइल ईओबी होगी। वीओबी, वीओबी चेक करते हैं, उसमें से देखते हैं हम कि इंश्योरेंस क्या कवर कर रही है क्या नहीं कर रही। ईओबी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट, जहां पे पेमेंट की डिटेल लिखी हुई होती है। अगर ये देखें, ये वैसे डिनाइल ईओबी है, इसमें पेमेंट नहीं है, लेकिन ये ईओबी मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे पूरी पेशेंट की, डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोसीजर डेट, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, प्रोसीजर के अगेंस्ट बिल अमाउंट लिखी हुई है, यहाँ पे पेमेंट वगैरह की डिटेल जो लिखी हुई होगी। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट जिसमें पेमेंट की सारी डिटेल लिखी होगी, इसको हम लोग जो है वो ईओबी कहते हैं। ईओबी वो होती है जो एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट होती है, जो इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस करके पे किया होता है। और वीओबी वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट होती है। वीओबी और ईओबी दो अलग बातें होती है। वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट में सब इंश्योरेंस को क्लेम भेजने से पहले हम बेनिफिट को वेरीफाई करते हैं कि इंश्योरेंस कौन कौन से बेनिफिट दे रही है, क्या क्या चीजें कवर कर रही है। तो आज चूंकि हम लोगों ने डेमोग्राफिक पढ़ा है, तो डेमोग्राफिक के अंदर वीओबी आता है, ईओबी नहीं आता। ईओबी आता है पेमेंट के अंदर, पेमेंट्स के अंदर ईओबी की डिटेल आती है। और जब हम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो वो होती है वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट, जो वीओबी, जो पहले आपको मैं बता रही थी कि इंश्योरेंस का पोर्टल जो है वो चेक करके जो है हम लोग इस तरह से एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, उधर ही क्लेम सेक्शन पे जाके हम देखते हैं, तो हमें इंश्योरेंस की जो है ईओबीज भी मिल जाती। ठीक है। लेकिन ईओबी के ऊपर अभी फोकस नहीं हूँ, अभी मैं वीओबी के ऊपर फोकस हूँ। जब हम ईओबी पेमेंट पोस्टिंग पढ़ेंगे तो हम लोग ईओबीज को देखेंगे, उस वाली, वो वाली जो पेमेंट पोस्टिंग की जो पीपीडीज हैं उसके अंदर ईओबी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, पेड ईओबी का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ठीक है, इसको मैं रैप अप भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से नेट यहाँ पे भी फ्लक्चुएट कर रहा है आज। कुछ लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है, नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। तो आप लोग अभी इसको वीबीज को देख लीजिएगा, फिर मैं लेक्चर भी साथ साथ सेव होता है, क्योंकि वो बार बार नेट मसला करा रहा है, थोड़ा सा शायद टाइम लेगा। तो लेक्चर भी सेव कर लूंगी। ऐसे कुछ इतना मुश्किल नहीं था, डेमोग्राफिक बहुत इजी सा जो है वो टॉपिक टॉपिक था। लेकिन ये कि थोड़ा सा रेवेन्यू साइकिल साथ में इसलिए ऐड किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि वो वाली चीजें, काफी दिनों से हमने रेवेन्यू साइकिल को नहीं देखी थी। नेक्स्ट हम कल सुपर बिल को देख लेंगे कि उसके अंदर क्या है, तो उसी तरह से हाफ एन ऑन हो जाएगा। ये वीक पूरा जो है हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का मिड टर्म हो जाएगा। मिड टर्म की डिटेल जो है वो भी मैंने उसकी आउटलाइन के अंदर ऐड की हुई है। आप लोग आउटलाइन को भी रिव्यू कर लो, देख लो उसको भी। आपको सारी चीजों का जो है वो बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच।